गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह है फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशन अप्रोचेज। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि उर्वरक अनुशंसा दृष्टिकोण क्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिस तरीके से अपनी मिट्टी में उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं जो आगामी समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो एक तरीके से जो है अच्छी उत्पादन या ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में जो है उर्वरक का प्रयोग अत्यधिक ज़्यादा कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल और हमारा वायुमंडल, हवा, पानी सभी जो है एक तरीके से धीरे धीरे दूषित हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमें उर्वरक को किस अनुशासन या नियम या किस जो है तरीके से जो है हम उसे अपनाएं कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, हमारा जल भी स्वस्थ रहे और हमारा वायुमंडल दूषित न होने पाए। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत यही अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। उर्वरक अनुशंसा दृष्टिकोण जो है, ठीक है, तो उर्वरक अनुशंसा दृष्टिकोण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी के परीक्षण और फसल की आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की उचित मात्रा और प्रकार का निर्धारण किया जाता है। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि जो हम उर्वरक को एक अच्छे अनुशंसा दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए जो है तो वहाँ पे हमें अपनी मिट्टी का परीक्षण कराने के उपरांत ही हम उसमें उर्वरक जो है एक तरीके से देने का जो एक मानक दिया हुआ है उसके जो है अनुसार आप अपनी मिट्टी अपनी फसल में उर्वरक जो है देना चाहिए। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य फसल उत्पादन को अधिकतम करना और पर्यावरण पर उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों को जो है कम करना होता है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके कुछ नई नई बीमारियों का एक जो है देखने को मिल रहा है वो उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है आप भी बहुत अच्छे समझते हैं जो है कि किस कारणों से इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और इसका निवारण नहीं मिल पा रहा है। तो जो कुछ चीज़ें हम अपने खाद्य के रूप में हम उसका सेवन कर रहे हैं छात्रों, वह हमारे शरीर के अंदर जाकर टॉक्सिक जो है एक तरीके से उत्पन्न कर रही हैं, जो हमारी शरीर उसे जो है एक तरीके से अवशोषित नहीं कर पा रही है या उसे अवघटित नहीं कर पा रही है कि उसे किसी माध्यम से बाहर निकाला जा सके। तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें जो भी उर्वरक या मिट्टी में हम डालते हैं वो हमारे अन्न के साथ जो है हमारे शरीर के अंदर भोज मतलब खाने के द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहा है और कई बीमारियां भी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उर्वरक अनुशंसा के विभिन्न जो दृष्टिकोण होती हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको कि मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक अनुशंसा। ठीक है, इस दृष्टिकोण में मिट्टी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण में मिट्टी के पोषक तत्व, पीएच और अन्य गुणों का पता लगाया जाता है। इन परिणामों के आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की मात्रा और प्रकार की सिफारिश जो है
की जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि हम अगर अपनी मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी मिट्टी के प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विषय में जानकारी मिलती है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से जो है पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कौन पोषक तत्व नहीं उपलब्ध हैं। तो जो चीज़ हमें उपलब्ध नहीं मिल रहा है हमारे मिट्टी में, उसे हम उर्वरक के माध्यम से उसे पूर्त करते हैं, जिससे हमारे मिट्टी का संतुलन भी अच्छा बना रहता है और प्रकाश और वायु का जो है प्रवेश भी अच्छा होता है, जिससे हम अपने जो है फसल को अच्छी उत्पादन जो है उत्पन्न कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद अनुभव जन्य उर्वरक जो अनुशंसा है उसे बतला रहे हैं कि जो एक तरीके से जो किसानों के पास अनुभव होता है उसे हम बतला रहे हैं कि यह दृष्टिकोण किसानों के अनुभवों और स्थानीय ज्ञान पर आधारित होता है। किसान अपनी मिट्टी और फसल के बारे में जानकारी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टिकोण में मिट्टी परीक्षण के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो किसान है वो अपने अनुभव के आधार पर अपनी खेती को उर्वरक देता है कि हमें इस टाइम पे अगर हम 25 से 30 दिनों के बीच में अगर गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है अगर 1 हेक्टेयर प्लॉट है या 1 हेक्टेयर का खेत है तो उसमें उसके अनुसार डिवाइड करके वह उसमें यूरिया और जिंक कई ऐसे जो है सूक्ष्म तत्वों को देता है, जिससे उसकी फसल जो है सभी तत्वों को अवशोषित करके पौधा अपना विकास करता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि अगर वो मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते हैं, तो अगर मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते हैं छात्रों, तो ये मानिए आप जो है कि उस मिट्टी में उर्वरक की मात्रा जो है अनुभव के आधार पर ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद फसल प्रतिक्रिया आधारित उर्वरक अनुशंसा जो है, इस दृष्टिकोण में फसल की वृद्धि और उपज के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फसल की कमी के लक्षणों और उपज के सुधार के आधार पर उर्वरकों की मात्रा और प्रकार को समायोजित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारी फसल है उसे हम किस तरीके जो है उर्वरक को प्रदान किया जाए या उनके उर्वरक को संतुलन को पूरा किया जाए। तो आप जब वहाँ पे अपने मिट्टी का परीक्षण कराते हैं जो है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे मृदा में कार्बन की मात्रा कितनी है, पोटास की मात्रा कितनी है, फास्फेट की मात्रा कितनी है, पीएच कितने परसेंटेज है। उसके आधार पर अगर आप अपने खेत में जो है फसल को अगर आप उर्वरक देते हैं तो वहाँ पे आपकी पैदावार तो अच्छी होती ही है, मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। उसके बाद कंप्यूटर आधारित उर्वरक अनुशंसा जो है, इस दृष्टिकोण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मिट्टी परीक्षण के परिणामों फसलों की जानकारी के आधार पर उर्वरकों की सिफारिश की जाती है। यह दृष्टिकोण अधिक सटीक और कुशल होता है, क्योंकि जब हम अपने मृदा नमूने का जो है किसी प्रयोगशाला में जाकर, जो कि तहसील स्तरीय और क्षेत्रीय स्तरीय जो है कई ऐसे प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं जहां पे किसान जाकर अपनी मिट्टी की जांच कराकर अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी जो है ले सकता है। और वहां पे जो संयंत्र रखे रहते हैं वो पूरा कंप्यूटराइज रहता है, जिसे आप उसको सैंपल अगर आप उसमें परखनली के समीप ले जाते हैं तो कंप्यूटर आपका सटीक जो है मानक बता देता है कि आपकी मृदा में कार्बन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फेट की मात्रा कितनी है, पोटास की कितनी मात्रा है, जो कंप्यूटर आपको सटीक गणना करके बता देता है। तब उसके बाद किसान उसे अपने उस जो है मृदा परीक्षण के कार्ड के अनुसार जो उन्हें एक चार्ट मिलता है, जो उसमें पूरे
विवरण को अंकित किया जाता है कि आप एक हेक्टेयर में कितनी कितनी जो है आपको जो है उर्वरक को देना है और किन फसलों में। ठीक है। उसके बाद उर्वरक अनुशंसा के लाभ क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं कि उर्वरकों के उचित उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। उर्वरकों की लागत को कम किया जा सकता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। फिर उर्वरक अनुशंसा के लिए सुझाव। ठीक है, तो मिट्टी का परीक्षण करवाएं और परीक्षण के परिणामों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फिर फसल की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों के अधिक उपयोग से बचना भी चाहिए जो है। फिर आता है आपका संतुलित उर्वरक या एक तरीके से उर्वरक है। ठीक है, तो इसका परिचय हम आपको बतलाते हैं कि संतुलित उर्वरक कृषि की एक प्रक्रिया है जो पौधों के स्वास्थ्य, विकास, वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा प्रदान करने पर आधारित होता है। उसे हम संतुलित उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी फसल उर्वरक का अगर संतुलित मात्रा पौधा पा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वह पौधा अच्छे से विकास भी करेगा, अच्छे से वृद्धि भी करेगा और उसकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होगा। उसके बाद आवश्यक पोषक तत्व जो आते हैं, जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बड़ी मात्रा में आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। ये तत्व पौधों की संरचना, ऊर्जा उत्पादन, समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी आवश्यक हैं जो हमारे द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, परंतु इन तत्वों की आवश्यकता प्राथमिकता पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में एक तरीके से पौधों को जो है कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के तत्व कई ऐसे क्या कहते हैं अवयव पाए जाते हैं या स्रोत पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो पौधा है वो कहीं न कहीं से उसे अवशोषित कर लेता है। तो वहाँ पे आप द्वितीय पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है। फिर उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान और मोलिब्डेनम जैसे अवशेष तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये तत्व पौधों के कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जो है महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आता है कि मृदा का जो प्रकार होता है उसमें हम किस तरीके अपनी उर्वरकों का प्रयोग करें कि जिससे हमारे जो है मिट्टी का भी प्रदूषण न बढ़े, जल का भी प्रदूषण न बढ़े और वायुमंडल में कोई प्रभाव न पड़े, जिससे पशु पक्षी और वन्य जीवों और मनुष्यों को कोई भी उस उर्वरक से कोई हानि, नकारात्मक प्रभाव न पड़े जो है। तो मृदा का प्रकार, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अंतर्निहित पोषक तत्वों का स्तर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। मृदा का परीक्षण करने से उसके पोषक तत्वों का पता चलता है तथा उर्वरक का चयन और उसका उपयोग मात्रा का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। फिर आता है फसल की आवश्यकताएं। ठीक है, तो विभिन्न फसलों को विकास के विभिन्न चरणों में विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए फलियों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो जाती है, जबकि फलों को बेहतर गुणवत्ता के लिए अतिरिक्त पोटेशियम की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ ऐसी भी फसलें पाई जाती हैं छात्रों जो कुछ अलग अलग प्रकार के तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा जो है उन्हें
ग्रहण करना होता है, जिससे वो अच्छे उत्पादन को प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।